हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब में मैं शिफाली श्रेया आप लोगों के लिए आज के पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन सिंपल सा क्वेश्चन था कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, इस पर ज़्यादा वक्त देने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सी है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंक के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने की फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है वो किस पे आधारित है? तो अधिगम के लिए पार यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इसके बाद है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जो है आपका वो है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंट कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो ये जो हो जाएगा प्रथागत। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका डी वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देती है। तो यहाँ पे जो है आपका सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो सिंपल सा है कि इसका जो जवाब है वो है स्कीमा। ओके, स्कीमा याद हो गया ना। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप सभी। हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, केवल आंसर्स को क्लियर करते हुए। ओके, इसके बाद है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही जवाब है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपको कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर
होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो अपसारी चिंतन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध उपन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ओके, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें सस्पेंस है कि इसका जो है ऑप्शन वो डी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है वो है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सर्वोत्तम अवस्था कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ओके, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है कि अधिगम का संरचना विचार यह सुझाव है कि ज्ञान संरचना जो है हमारी ज्ञान की संरचना वो कैसे होती है। तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद जो है वो है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणाएं उपयुक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही जवाब है।
इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी में सहायक है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो है आपका एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन की सोच के बारे में दिए गए विचारों पर इस प्रकार व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। थैंक यू।